10 शहरों का सबसे पहले बात नर्मदापुरम की। पटरी से उतरने ट्रेन के 2 यहां पर कोच उतरे हैं पटरी से। मैसूर रानी कमलापति सहरसा एक्सप्रेस पर डीरेल हो गए। दोनों कोच के यात्रियों को शिफ्ट किया गया। 65 यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही बाकी ट्रेनें डीरेल हुए दोनों कोचों को हटाया गया। बाकी कोच को जोड़ने का काम हुआ है। तो ये डब्बे ट्रेन के डब्बे डीरेल हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके बाद से हड़कंप मच गया यात्रियों में और तुरंत उन्हें बाहर निकाला गया सुरक्षित तरीके से। राहत की बात यहाँ पर यह है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी सुरक्षित हैं। ये जानकारी अभी तक निकल करके सामने आई है। और आपको ये भी बताएं, जैसे डीरेल हुए ये डब्बे, उसके बाद जो है पीछे से ट्रेनें भी आनी थी। जल्द से जल्द यहाँ से सब कुछ खाली भी करवाया गया। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है, बताइए। ये मैसूर रानी कमलापति समर स्पेशल ट्रेन थी जिसके B1 और B2 कोच डीरेल हुए थे। तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे ये घटना हुई थी। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई थी और रेल प्रशासन ने जो डीरेल हुए कोच थे उन्हें काटकर 2 नए कोच जोड़े। तकरीबन 65 यात्री थे, उन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया था और ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना कर दी गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। इंदौर का जिक्र करेंगे। 2 भाइयों के विवाद में गोली चली है। शराब के पैसे को लेकर ये गोली चली। बड़े भाई ने छोटे भाई को घायल कर दिया, फिर खुद को भी गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। गंभीर रूप से घायल भाई का इलाज जारी है। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जांच पूरे मामले की अभी चल रही है। तो शराब के पैसे मांगने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और इस तरह से हमला किया गया। 2 भाइयों के बीच ये विवाद और विवाद के बाद गोली चली। शराब के पैसे को लेकर ये गोली चली है। बड़े भाई ने छोटे भाई को घायल कर दिया और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी, आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौके पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं और जांच पड़ताल पूछताछ पूरे ही मामले में जारी है। तो छोटा भाई घायल है, उसका इलाज अभी जारी है अस्पताल में और साथ ही साथ घर वालों से, आसपास के लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जांच पड़ताल पूरे मामले में कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पर ये पूरा मामला आपको एक बार फिर बता दें कि शराब के पैसे को लेकर हुआ और उसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला किया और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच में थाना एरोड्रम के अंतर्गत दुर्गानगर के अंदर 2 भाइयों में आपस में गोलीबारी का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो बड़ा भाई है प्रवेश, उसने अपने छोटे भाई को जावेद को अपनी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर से सबसे पहले जावेद पे फायर किया, जिससे जावेद के सीने पे गोली लगी। उसको पुलिस द्वारा BMY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तत्पश्चात उसने स्वयं को उसी बंदूक से गोली मार ली, जिसकी उसकी मौके पे मौत हो गई। पूरे प्रकरण में जब हमने मालूम किया तो ये पता चला कि दोनों के पिता हेड कांस्टेबल रहे हैं पुलिस के अंदर और अभी कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं। अब इसके अंदर परिजनों से जब हमने पूछताछ करी तो इसमें ऐसा ये निकल के आया कि दोनों का आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। दोनों ही अनमैरिड हैं, एक 40 वर्ष का है और एक 38 वर्ष का है। तो आए दिन पैसों को लेके दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। आज भी ऐसी ही परिस्थिति निर्मित। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ सामने आ पाया है शुरुआती जांच पड़ताल में? देखिए, परिवार के लोगों ने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें बात सामने आई है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर दोनों भाइयों में विवाद हुआ करता था और आज भी कुछ पैसों को लेकर विवाद हो रहा था। और पैसे के को लेकर जो विवाद हुआ, बड़े भाई ने उस वक्त अपने ही लाइसेंसी बंदूक से छोटे भाई पर फायर कर दिया और जो गोली है छोटे भाई की सीधा सीने में लगी। उसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और फिर अंदर जाकर उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। यानी छोटे भाई पर फायरिंग करने के बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल छोटे भाई का इस वक्त इंदौर के MY अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है, तो लेकिन इस वक्त डॉक्टर जो टीम है बेहतर उपचार करने का प्रयास कर रही है। बेहतर उपचार किया जा रहा है कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन जो गोली है वो सीने में लगी है। हालत क्रिटिकल बनी हुई, गंभीर बनी हुई है, लेकिन उस वक्त उपचार चल रहा है
और लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े भाई है उसकी जान जा चुकी है। लेकिन पूरे परिवार का कहना यही है कि अक्सर बहस होती थी, कई बार दोनों के बीच में विवाद हुआ, मारपीट की तक स्थितियां बन जाती थी और ऐसे ही आज पारिवारिक विवाद जो हो रहा था उस दौरान पर भी ये फायरिंग हो गई है। फिलहाल अब पुलिस जो है पूरे मामले की अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है। ये दोनों जो है दोनों सगे भाई है और उनके पिता जो है पुलिस विभाग से रिटायर्ड कांस्टेबल है, कुछ साल पहले ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। लेकिन ये जो पूरा घटना है ये दो भाइयों का विवाद है और दोनों सगे भाइयों के विवाद में एक छोटे भाई की जान चली गई। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल में सीएम हाउस में नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने सभी महिला जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। अध्यक्ष से लेकर पार्षदों का मानदेय अब 20% बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने 24 मीटर की सड़क पर नगर निगम के अधिकार होने की घोषणा की और कहा कि इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी सड़क के चौड़ीकरण होने या दूसरे निर्माण को लेकर नगर निगम दावों का निपटारा करेगा। सीएम ने कहा कि नगर निगम आर्थिक रूप से मजबूत हो और शहर में सभी विकास के काम कराए, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ, ये सारी नगर निगम के अंदर। और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए। जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400। रायपुर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम विष्णुदेव साय ने अरण भवन में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया और इसी मौके पर वन विभाग द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का भी उद्घाटन हुआ। नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता और अधिकारी शामिल हुए। भोपाल का जिक्र करेंगे। अचानक भोपाल पहुंचे वित्त मंत्री। बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भोपाल पहुंचे। कल भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो भोपाल पहुंची हैं वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भोपाल पहुंच चुकी है। कल भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है जिसमें शामिल होंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इंदौर में एक चलती बस में आग लग गई जिससे बस में सवार यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। बस से तेज धुआं निकलता देख यात्री चलती बस से कूदने लगे और इसी दौरान बस से कूदी एक युवती घायल हो गई। हादसा गीता भवन चौराहे का है। जो बस हादसे का शिकार हुई वो BRTS रूट पर चलती है। गौरतलब है कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड इस बस का संचालन करती है। बताया यह भी जा रहा है कि इंदौर के सड़कों पर चलने वाली कंपनी की बसें कबाड़ हो चुकी हैं। टर्बो फाइल होने से उसका धुआं निकल गया।
तो क्या आगजनी की स्थिति हो गई थी? नहीं, आग इतनी धुआं आया था, जी, फिर रोक दी गाड़ी, जी, कितना पैसेंजर उतार दिए। कितने पैसेंजर बैठे हुए? पैसेंजर हो गए 30 गाड़ी धुआं दे बस आयल जलते था, कुछ भी दिक्कत नहीं, मतलब गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए थे उनको कोई नुकसान नहीं कोई होता? नुकसान नहीं होता। ये एसी गाड़ी है, फुल पैक रहती है। हाँ हाँ, तो गेट खोल दिया था ना, गेट खोल दो, तो धुआं तो बाहर था, अंदर नहीं आया था। अंदर नहीं आया। वो क्या है, टर्बो जाता है तो आयल जलता है, वो आयल जलता है। इस वक्त मैं इंदौर के आई बस में मौजूद हूँ। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, AICTSL द्वारा ये बसें संचालित होती है, लेकिन इस बस में अब सफ़र करने में डर लगता है क्योंकि लगातार इन बसों में आग लग रही है। अधिकांश जो बसें हैं वो कंडम हो चुकी हैं, इनका मेंटेनेंस सही समय पे नहीं किया जा रहा है। आज गीता भवन चौराहे पे भी एक ऐसे हादसा हुआ कि जब बस में आग लगी तो यात्री जो थे उन्हें बस से उतर कर अपनी जान बचानी पड़ी। अफरा तफरी का माहौल हो गया, जो धुआं है गाड़ी के अंदर भर गया था। दम घुटने की वजह से ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। यात्री जो यहाँ पर इस वक्त आई बस में सफ़र कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आई बस में सफ़र करने में डर लगता है लोगों को, लग रहा है कि मेंटेनेंस नहीं रखा जा रहा है जिसकी वजह से आग लग रही है। जी, मेरा नाम शोएब है और मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, अगर इस तरीके के कंसर्न्स आ रहे हैं और अगर आग लग रही है तो ये पब्लिक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। इसको गवर्नमेंट ने इसको सॉर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त, जिससे कि आगे घटनाएं ना हो इस प्रकार के। आप लोग सफ़र करते हैं, क्या डर भी लगता है जो ये हादसे हो रहे हैं? जी सर, कभी कभी डर लगता है सर। लगता है जी, यात्रा सुरक्षित नहीं लग रही कहीं ना कहीं? हाँ, रहता है, संदेह रहता है ऐसा कभी कभी कि यात्रा सुरक्षित नहीं है। 2-4 घटनाएं सुन ली हैं ऐसी हम लोगों ने। ये जो बसें हैं इनके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बजट भी होता है, समय समय पे मेंटेनेंस की बात कही जाती है, लेकिन इंदौर में जो आई बस के हादसे हो रहे हैं वो ये तस्वीर उजागर करती हुई कि मेंटेनेंस की बात कही जा रही है लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता। अगर मेंटेनेंस होता तो शायद बस में आग नहीं लगती। वीडियो जर्नलिस्ट संजय वक्त साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। गुना जिले के वीनागंज में रिहायशी इलाके में 3 टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली है। महिला की सूचना पर पुलिस पहुंची। बोरे में बंद महिला की लाश के अलग अलग 3 टुकड़े उन्हें मिले हैं। वीनागंज चौकी पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। मामला गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल अभी जांच पड़ताल जारी है, शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वीनागंज का जो वार्ड क्रमांक 15 है वहाँ पे 3 बोरे में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी जो है वो कटी हुई अवस्था में मिली है। अभी हमारा ये प्रयास है कि महिला कौन है और उसकी शिनाख्त का प्रयास हम कर रहे हैं और जो है वो हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करके विवेचना में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत हुई है। मलेरिया से मौत की आशंका। इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया बच्चे ने। अस्पताल में परिजनों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। इलाज में लापरवाही के आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बेलगैना उप स्वास्थ्य केंद्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। बच्चे की मौत हुई है अस्पताल में इलाज के दौरान और अब जो है परिजन लापरवाही के आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगा रहे हैं। ये था कि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हुई है और पूरे क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया की शिकायत लगभग विगत 1 माह से ज़्यादा हो गया। पूरे क्षेत्र में इसके पीड़ित मिल रहे हैं। हम लोगों ने यह मांग की कि मृतक के जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया जाए, कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ बेलगाना अस्पताल में लगभग 1 साल से MBBS जो था वो नदारत है, तो हम लोगों ने मांग की कि यहाँ पे ऐसे MBBS की नियुक्ति की जाए और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए MBBS की नियुक्ति की है और जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। रायपुर से बड़ी खबर है। महिला हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तारी हुई है। पैसों के लेन देन में हुई थी महिला की हत्या। 2 जुलाई को हत्या हुई थी। हत्या की वारदात के बाद से आरोपी फरार था और अब जाकर के ऋषिकेश से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।
मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आरएसएस के नेताओं की लिखी किताबें पढ़ाई जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ ने यह आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें संघ से जुड़े लेखों की 88 किताबें खरीदने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों की लाइब्रेरी में इन किताबों की एक-एक प्रति रखने का आदेश दिया है। उधर सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अब एमपी के कॉलेजों में नफरत पढ़ाई जाएगी। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कांग्रेस की आदत है। देश में नफरत का पाठ तो कांग्रेस के राज में पढ़ाया गया था। वामपंथी विचारधारा और आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ाया गया था। वो अज्ञान प्रकोष्ठ की ओर ले जा रहे हैं और आरएसएस की वो विचारधारा जो गोडसे की विचारधारा है, उस नफरत की विचारधारा को प्रतिपादित करने की कोशिश करे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को शिक्षाविद बता रहे हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। सुरेश सोनी जी का क्या लेना देना शिक्षा से? और एक ही प्रकाशन की किताबें कि इसी प्रकाशन से जन भागीदारी के पैसे से किताबें खरीदी जाएगी। ये किस तरह की मोनोपाली है, किस तरह का भ्रष्टाचार है? स्पष्ट रूप से नफरत की विचारधारा को डालने के लिए नफरत के विचारों के लोगों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? भगवाकरण करने से अगर देशभक्ति का भाव जागृत होता है, उनके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन पुस्तकों से पढ़ने से तो जरूर भगवाकरण होना चाहिए। लेकिन जब वामपंथी इस देश के अंदर क्या पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी की पुस्तकों में, कांग्रेस को उनकी सरकारें थी तो क्या क्या चल रहा था इस देश के अंदर, तब कांग्रेस को याद नहीं था। देश के खिलाफ काम करने वाले लोग खड़े होना, देश विरोधी ताकतों को समर्थन करने वाले लोगों की पुस्तकें चलती थी। अभी तक तो आपने चाय पर चर्चा के बारे में सुना होगा, लेकिन इंदौर में तो चाय पर चिक हो चुकी है। चाय का पैसा न देने का यह मामला ऐसा छाया कि चाय के चक्कर में राजनीति में उबाल आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस मुख्यालय पर कांग्रेसी आए हैं ज्ञापन सौंपने। पहले ज्ञापन दिया, फिर चाय पी और फिर हो गए रफू चक्कर। उन्होंने चाय के पैसे नहीं दिए। न्यूज 18 ने मामला उठाया तो कांग्रेस के नेताजी के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता भी मौके पर पहुंच गए और शुरू हो गई चाय पर सियासत। लेकिन पैसे को लेकर मामला क्या था, ये सुनिए। न्यूज 18 ने जब मामला उठा दिया तो समझिए कि पूरी नेता नगरी में ही बवाल मच गया। कांग्रेस के शहर कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा दोनों आ गए। दोनों में बहस छिड़ी। दोनों ने चाय पी, मुस्कान के साथ एक दूसरे पर कटाक्ष किए, वो भी इस दावे के साथ कि पेमेंट तो हो गया। हालांकि इस दौरान चाय पर चढ़ी राजनीति से दुकान मालिक खुद को दूर करते हुए कहीं और निकल गया। कांग्रेस के नेताजी कह रहे थे कि पेमेंट तो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन रिसिप्ट वो दिखा नहीं पाए। उधर बीजेपी प्रवक्ता पर वो ये कहते हुए तंज कस रहे थे कि वे खुद पुराना बकाया चुकाने आए हैं। बीजेपी का कहना उन्होंने भुगतान कर दिया आपके चाय का। नहीं, गलत भुगतान को झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अभी जो चाय पी आप सब लोगों को पिलाई, उसका भुगतान करा है। हमारा भुगतान प्रदेश से हमारे सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश यादव जी पहले ही कर चुके हैं। ये झूठी और थोती घोषणा जो है बातें कर रहे हैं। और पहले यहाँ आंदोलन करने आते थे, वो पेमेंट उन्होंने कराया आके, हमारा पेमेंट नहीं करा है। मालिक से भी आप पूछ सकते हैं। जबकि मौके को लपकने के लिए आए सलूजा ने यह कहा कि उन्होंने आकर कांग्रेसियों को रुपए दिए। इतना ही नहीं, सलूजा ये तक कह गए कि जहां भी प्रदेश में कांग्रेस पर चाय वाले का पेमेंट बकाया है, वहां का पेमेंट बीजेपी करेगी। कांग्रेस का आज रीगल चौराहे पे प्रदर्शन था और उस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने चाय पी। 23 चाय और एक पानी की बोतल का भुगतान बाकी है और चाय वाले का बगैर भुगतान किए चले गए। चूँकि राखी का पर्व चल रहा है, सावन का पर्व चल रहा है, हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती और कोई गरीब व्यक्ति यदि चाय बेच रहा तो निश्चित तौर पर उसको पैसे की आवश्यकता होगी। मुझे पता चला तो मैंने कहा शहर के नागरिक होने के नाते मैं उस चाय वाले का भुगतान करने आता हूँ। अब देखिए ना, कहां तो कांग्रेस किसी और बात को लेकर ज्ञापन देने आई थी और कहां वो चाय के चक्रव्यूह में फंस गई। हालांकि ये बात अलग कि चाय पर सियासी उबाल आता देख खुद चाय वाला मौके से भाग निकला, शायद यही सोचकर कि नेताजी से पंगा कौन लेगा। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।